भी हो जाएगा इत्तेफाक से। और फिर हम जो चीज़ हमारी रह गई थी हम उसको जो है वो कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं एपीआई से। तो अब मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा हर चीज़, जाहिर सी बात है, अब स्टूडेंट्स खुद भी जो है वो उभर के निखर के आ रहे हैं मेरा काम आसान करने के लिए, तो क्यों ना उनसे काम लिया जाए। तो एपीआईज का इंट्रोडक्शन देने कि एपीआईज क्यों होता है, क्या होता है, उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देने, थ्योरी समझाने हमारी एक सीनियर स्टूडेंट आएंगी, मिस किरण अहमद। पूरी उठ कर आ गई। मिस अपना इंट्रोडक्शन दें और फिर बताएं कि एपीआईज क्या होता है और हम अपनी एप्लीकेशन में उसको क्यों यूज करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होके, कोई घबराने की बात नहीं है, ये आपकी क्लास है। जो भी स्टेज पर आए, चाहे वो सीनियर स्टूडेंट हो या किसी को भी स्टेज पे आने का दिल करे, तो स्टेज पे आके वो ये समझे कि ये उसी की क्लास है और सामने जो भी बैठा है उसको कुछ नहीं आता, सब कुछ जो है वो पढ़ाने वाले को ही आता है। बिल्कुल रिलैक्स होके, आई नो इतने बड़े क्राउड को जो है वो फेस करना आसान काम नहीं है। जब मैंने भी पहली बार यहाँ पे आके बैठा था मेरे भी हाथ पांव ठंडे हो गए थे। तो बिल्कुल रिलैक्स, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा गलत बोलेंगे ना, कोई जो है वो उस पर मसला नहीं है। जी मिस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण अहमद है। क्वार्टर 1 में भी मैं सीनियर स्टूडेंट रह चुकी हूँ, आप सब जानते होंगे। और जो है अब मैं स्टूडेंट लीडर के लिए सिलेक्ट हुई हूँ इंशाल्लाह। इसमें मैं और ज़्यादा मेहनत करके ये जो है हमारी गुड लक है कि सर के साथ हमें मौका मिल रहा है बहुत कुछ सीखने का और पढ़ाने का यहाँ पर। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एपीआई। एपीआई मीन्स है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एपीआई बेसिकली क्या होते हैं? एपीआईज वो होते हैं जो जब दो सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो एपीआई के थ्रू करते हैं। दो सॉफ्टवेयर को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमें एपीआई की नीड होती है, ठीक है। और एपीआई 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें है रेस्ट एपीआई, ग्राफक्यूएल और वेब सॉकेट। सर ने हमें लास्ट क्लास में बताया था कि जो है रेस्ट एपीआई के बारे में हमने बहुत डिटेल में जाके पढ़ा था, जिसमें हमने डायनामिक राउटिंग भी करी थी। और जो है ग्राफक्यूएल जो है वो हमारे पास है नोड और एजेस में आता है। इसको हमने डिटेल्स में नहीं पढ़ा था क्योंकि अभी इसकी नीड नहीं है। रेस्ट एपीआई को सिर्फ हमने जाके डिटेल्स में पढ़ा था। देन थर्ड जो था हमारे पास वो था वेब सॉकेट। वेब सॉकेट में जो है हमारे पास मतलब चैटिंग होती है, मतलब जैसे कि मैसेज करते हैं हमें फ़ौरन आंसर, मतलब एक रिक्वेस्ट जारी होती है और रिस्पॉन्स हमें फ़ौरन आ रहा होता है। ये भी एपीआईज में ही आता है, ठीक है। और जो है वेब सॉकेट्स के अंदर आता है, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर जो है हम फ़ौरन मैसेज कर रहे होते हैं, फ़ौरन हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा होता है, ये वेब सॉकेट्स में आता है, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। वो हमने Next.js में अपने page.tsx में यहाँ पे फेच की थी, ठीक है, page.tsx में फेच की थी। ये page.tsx जो है वो कौन से टाइप का कंपोनेंट है? सर्वर कंपोनेंट है, क्लाइंट कंपोनेंट है? सर्वर। नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। सर्वर कंपोनेंट सर। सर्वर कंपोनेंट है। यस सर। तो सर्वर कंपोनेंट में जब भी मैंने एपीआई फेच की, इसके कुछ फायदे हैं या कोई फायदा नहीं है? फायदे हैं सर हम रिलैक्स होके बता। सर अगर हम अदर कंपोनेंट में जाके करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। सही है, जबरदस्त। तो अभी इसने एक बात हमें ये कही कि सर्वर कंपोनेंट में जब हमने यहाँ पे डाटा फेच किया था उसका एक फायदा था। उसका फायदा क्या था? वो ये था कि आपका जो एपीआई का डाटा है, हमारी जो लास्ट क्लास में जो हमने एपीआई फेच की थी वो बुक्स एपीआई फेच की थी। बुक्स एपीआई का डाटा बुक्स एपीआई वालों ने किसी ना किसी सर्वर पे रखा था और आपका Next.js का कंपोनेंट भी बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी सर्वर के ऊपर होता है। तो जब सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन हुआ, कंपोनेंट भी सर्वर पे, डाटा भी सर्वर पे, जब भी सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन हुआ
तो ये एक फास्ट ब्लेजिंग और एक एफिशिएंट वे है कम्युनिकेशन का। इसलिए ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जब चीज भी हमारी सर्वर पे, हमारा कंपोनेंट भी सर्वर पे और डाटा भी सर्वर पर है। सही है? जी सर। थैंक यू सो मच मिस, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास एक और स्टूडेंट लीडर है। अब हम करेंगे कोडिंग, ठीक है? थ्योरी सुन ली, अब हम कोडिंग करेंगे, बारी आएगी कोडिंग की। एक और हमारी स्टूडेंट लीडर है, वो इसको कोड करेंगी मिस मरियम शकील, प्लीज मिस। अब हम कोडिंग करेंगे, एक एपीआई को फेच करेंगे और इस एपीआई को फेच करके हम देखेंगे कि हमारे पास जो अभी हमने थ्योरी देखी, क्या हमारे पास वो डाटा आ भी रहा है कि नहीं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, बुक्स एपीआई को यूज किया था और उसके डाटा को फेच किया था। अभी जो हम स्टार्ट लेंगे ताकि डाटा आपको थोड़ा नया भी देखने को मिले, हमारे पास एक और एपीआई है, जेसन प्लेस होल्डर एपीआई। शायद आपने इसका नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो अभी तो सुन ही लिया। हमारे पास जो आज हम स्टार्ट लेंगे वो लेंगे जेसन प्लेस होल्डर एपीआई से। ठीक है, ये जेसन प्लेस होल्डर एपीआई भी बुक्स एपीआई की तरह एक एपीआई है जिसका डाटा सर्वर पे रखा हुआ है। उसको भी आप यूज करेंगे तो आपके पास जो है वो डाटा आ जाएगा। ठीक है मिस, तो अब आप कोड करें और जिस यूआरएल को आप फेच करेंगे वो ये होगा। ठीक है, तो जब आपकी यूआरएल लिखने की बारी आए तो आप इस यूआरएल को लिख लीजिएगा। आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके कोड करें, कोई जो है वो जल्दबाजी नहीं। सही है? रिलैक्स हो जाए, घबरा क्यों रही हो। दुनिया की जितनी भी एपीआईज हैं, जो मेथड हमने लास्ट क्लास में यूज किया था उसी से ही हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, बस एक सेकंड। अभी यहाँ पे नहीं आप यहीं पे, अभी यहाँ पे मिस ने एक लाइन का कोड लिखा, फोकस सारा यहीं पे क्योंकि हमारा टॉपिक आज इसी से रिलेटेड है। मिस ने क्या किया, अभी जो एरर्स आ रहे हैं उसको हम जो है वो इग्नोर करेंगे। मिस ने यहाँ पे कोड लिखा, कॉन्स्ट रिजल्ट एक जो है वो वेरिएबल बनाया, उसमें लिखा अवेट फेच। मिस एक बात बताएं, ये फेच फंक्शन क्यों लिखा आपने, क्या करता है? आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरियम शकील एंड आई एम सिलेक्टेड एज अ लीडर स्टूडेंट। तो सर ने पूछा कि हमने फैच क्यों लिखा। फैच हमने इसलिए लिखा कि हमने एक सर्वर से डेटा को फैच करना है, मतलब कि उठाना है। तो हम उसकी एपीआई मतलब कि जो उसका एक यूआरएल होगा वो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने ये फैच को यूज़ किया। तो आप ये कह रही हैं कि फैच मेथड में हम एपीआई का यूआरएल लिखते हैं तो जाके डाटा फैच होता है। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? yes. बिल्कुल सही। तो फैच मेथड या फैच फंक्शन जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन मेथड है। जावास्क्रिप्ट का क्या है? एक बिल्ट इन मेथड या फंक्शन है, जिस फैच फंक्शन के बीच जो है वो आप अपने एपीआई का एंड पॉइंट लिखते हैं। आपने यहाँ एक अवेट का कीवर्ड भी लिखा है। ये अवेट का कीवर्ड क्या करेगा यहाँ पे? अच्छा, अवेट तो हमने इसलिए यूज़ किया, ये एसिंक है, मतलब कि ये वेट करना, मतलब कि रोकेगा, मतलब कि एसिंक प्रोग्रामिंग हमने की है, उसमें मतलब कि एक लाइन टू लाइन फ्लो है वो हमें डेटा देगा, इसलिए हमने अवेट का यूज़ किया। और अवेट अभी यहाँ पे जो अवेट का एरर आ रहा है उसे सॉल्व करने के लिए हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के आगे एसिंक लगाएंगे। एसिंक क्यों लगाएंगे? क्योंकि अवेट जो है वो एसिंक का फंक्शन है। ठीक है, इस फेच फंक्शन के बीच में जैसा आपने कहा, हमें तो नहीं आता, आपने सिखाया है। इस फेच फंक्शन के बीच में आप अगर वो यूआरएल लगा सकती है तो वो लगा दें, जो मैंने आपको नीचे जो है वो कमेंट करके दी। ये पता नहीं कौन है।
यहाँ से कॉपी कर अभी ले, कोई आगे बात बैठे नहीं। हैं शायद, उनको सर ने ठीक है। अच्छा, तो अभी मिस ने क्या किया, एक अदद फैच फंक्शन लिखा और इस फैच फंक्शन के बीच में मिस ने एक यूआरएल लिख दिया। ये वो यूआरएल है, ये वो सर्व एपीआई का यूआरएल है जहां से अभी हमारा डाटा आएगा। हमने लास्ट क्लास में भी यही किया था। आप सब इस चीज से जो है वो कन्विंस्ड है? यस। चले, नाइस, थैंक यू सो फैच मच, में आएगा, थैंक यू, थैंक यू, फैच नहीं आएगा। जबरदस्त। नेक्स्ट हमारे एक और स्टूडेंट लीडर आएंगे, अब्दुल कदीर। आइए सर प्लीज। अभी मिस मरियम ने एक कोड लिखा, लेकिन इसमें कुछ एरर्स हैं, जैसे ये अवेट का कीवर्ड, ये अवेट के कीवर्ड का एरर है। अब आपको अगर एरर समझ में आ रहे तो सॉल्व कर दें, वरना इस पे माउस ले जाएं और ये आपको एरर बता देगा कि एरर क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कदीर है और मैं जो हूँ रिएक्ट नेटिव डेवलपर भी हूँ मोबाइल एप्लीकेशन। इस क्वार्टर से पहले जब ये स्टार्ट हुआ था, तकरीबन जब हमारी क्लासेस लेट थी तो मैंने तब ये स्टार्ट किया था पढ़ना, और उससे पहले भी मैं सॉलिडिटी पढ़ चुका हूँ ब्लॉकचेन की। और जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मेरी जॉब ही विद इन 2 मंथ्स लगी थी, क्योंकि मैंने 2 मंथ्स में ही सीख लिया था रिएक्ट नेटिव पूरा। क्या बात है, जबरदस्त। अब तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप एकदम बिल्कुल बिगनर थे। जी बिल्कुल आप बिगनर था। और आपने 2 महीने में अपनी मेहनत से रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव को सीखा, जी। और जो है वो अब आप मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। जी, यूनिलेवर की ऐप पे काम कर रहा हूँ। जबरदस्त। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपको रिएक्ट नेटिव आती है जी, और आपको जाहिर सी बात है रिएक्ट जी। जेएस भी आती होगी, जी। कितना फर्क है इन दोनों में? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तकरीबन 80% है। 80% मतलब 20% डिफरेंस है, 80% बिल्कुल सेम है रिएक्ट नेटिव और ये। जैसे हमारी रिएक्ट जेएस है, इसका फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेएस, और ऐसे ही रिएक्ट नेटिव में उसका फ्रेमवर्क है एक्सपो। तो आप दोनों में अगर एक्सपो हमारी हेल्प करता है, ऐसे ही जैसे सिंप्लीफाई हो गया हमारा बिल्कुल काम रिएक्ट जेएस का नेक्स्ट जेएस में, बिल्कुल ऐसे ही एक्सपो हमारी हेल्प करता है। रिएक्ट नेटिव के अंदर काफ़ी काम हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है उसके अंदर, और सारा सिस्टम वैसा ही है, बस कुछ चीज़ें चेंज है और थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज होता है। जैसे इस पे फंक्शंस में आप ऑन क्लिक लगा के कोई फंक्शन लगाते हैं, उसमें आप ऑन प्रेस लगा के कराते हैं, क्योंकि आप प्रेस कर रहे होते हैं, क्लिक नहीं कर रहे होते। जबरदस्त। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि नेक्स्ट जेएस जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, जो आप लोग सीख रहे हैं, वो वेब एप्लीकेशंस के लिए, जो अभी आप लोगों ने हैकाथॉन बनाया वो वेब पे बनाया ना, वेब के लिए बनाया, वेबसाइट है वो। तो नेक्स्ट जेएस जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है, और जिन पे कदीर भाई काम कर रहे हैं वो है रिएक्ट नेटिव, वो मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है। अगर आपको कोई मोबाइल एप्लीकेशंस, वो चीज जो आप गूगल प्ले या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो ये फर्क है। जी सर, अब इसमें जो है वो आप एरर को सॉल्व करें और इस कोड को आगे कंटिन्यू करें। जी, अच्छा, इसमें सर ने सबसे पहले हमें समझाया था कि ये कंपोनेंट जो है वो सर्वर कंपोनेंट है, यानी अगर आपको अपनी पूरी वेबसाइट को फास्ट चलाना है और उसको रेंडर जो है वो फास्ट करना है, तो हमें सर्वर टू सर्वर उस पर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर पहले रिएक्ट जेएस में क्या होता था कि हम उसको सर्वर टू क्लाइंट करते थे, जिससे हमारे पास डाटा आने में बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता था, और लोडर जो है, यानी अगर आपने लोडर लगाया तो वो चलता ही रहता था। लेकिन सर्वर टू सर्वर में ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट इस सर्वर पे ही ऊपर जाके एसिंक लगा देते हैं, तो अब ये क्या हो गया, पूरा जो सर्वर है वो एक, क्योंकि ऑलरेडी कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट है, तो सर्वर टू सर्वर बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पा रहा है और डेटा पहले से तेज स्पीड में आएगा। जबरदस्त। सर आपने एसिंक क्यों, एसिंक का फुल फॉर्म क्या? एसिंक्रोनाइज। जबरदस्त। तो एसिंक्रोनाइज, अब आप लोगों में से कौन बताएगा कि एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? हैंड रेज करे कोई भी और बताएं कि एसिंक, जो इन्होंने कीवर्ड लगाया एसिंक, इसका मतलब क्या है जावास्क्रिप्ट में? हैंड रेज करें और बताएं, या मैं किसी को चूज कर लूं? जी सर आप बताएं। लाइन बाय लाइन रन सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस तो पूछ रहे हैं। सही है। दोनों अलग है।
एक टाइम पे एक चीज चलेगा और जिस जगह हम वेट लगाएंगे वो वेट करेगा उस टाइम पे। सही है। और कोई बताएगा एसिंग क्या होता है? जी आप बताएं। सही है। और इसकी एग्जीक्यूशन फौरन से हो जाती है कि टाइम लगता है? टाइम लगता है। जबरदस्त। क्या नाम है सर आपका? सलमान। आपका क्या नाम है? अब्दुल मोइस और सलमान। हमारे दो दोस्तों ने ये कहा कि एसिंक का मतलब होता है एसिंक्रोनस, और एसिंक्रोनस वो टास्क होता है जिसकी एग्जीक्यूशन में डिले आता है। सर क्या आप इनकी बात से एग्री करते हैं? जी बिल्कुल। तो इसलिए यहां पे एसिंक लगा। एसिंक क्यों लगा? क्योंकि ये एसिंक्रोनस है। इस कंपोनेंट के अंदर एक एपीआई फैच हो रही है। लाइन नंबर 2 पे आप देखिए एक एपीआई फैच हो रही है, मतलब किसी सर्वर से बात हो रही है, और किसी भी सर्वर से बात होना एक एसिंक्रोनस टास्क होता है। इसीलिए यहां हमने कंपोनेंट को एसिंक बनाया। क्यों एसिंक क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि कभी भी आप किसी भी सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो आपका खुद का सर्वर ही क्यों ना हो, आपकी खुद के हाथों से बनाई हुई एपीआई क्यों ना हो, अगर एपीआई कॉल हो रही है, सर्वर से बात हो रही है, तो वो एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है, यानी उसके एग्जीक्यूशन में डिले होगा। फंक्शन एसिंक हो गया। अब किस लाइन पे आप एपीआई फैच कर रहे हैं? लाइन नंबर 2 पे। तो जिस पर्टिकुलर लाइन को चलने में डिले आएगा उस पे आप अवेट का कीवर्ड लगाते हैं। तो ये हमने यहां तक किया। जी क्या चीज? स्टोर कहां पे होता है? ये जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट लूप होता है। हमने क्वार्टर 1 में एसिंक प्रोग्रामिंग पढ़ी थी। आप डाटा की बात कर रहे हैं या एसिंक अवेट की बात करें? एसिंक की बात करें। जबरदस्त, बड़ा फर्स्ट क्लास टेक्निकल सवाल है। जब जावास्क्रिप्ट का कोड चलता है ना, तो एक इवेंट लूप होता है। एक इवेंट लूप होता है, एक कॉलबैक क्यू होता है। ये दो चीजें होती है। कॉलबैक क्यू के अंदर वो चीजें जाती हैं और एक कॉल स्टैक होता है। 3 चीजें होती हैं आपके पास। कॉलबैक क्यू का मतलब क्या? लाइन लगाओ। सही है। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं या तंदूर की दुकान पे रोटी लेने जाते हैं, आप लाइन लगाते हैं। इसका मतलब कि जिस चीज के चलने में एग्जीक्यूट डिले आएगा तो आप लाइन लगाएंगे, तो वो कॉलबैक क्यू में जाके चला जाएगा। और कॉल स्टैक में क्या होता है? जिन चीजों को चलने में टाइम नहीं लगता वो सीधा सीधा कॉल स्टैक में जाके बैठ जाती है। इवेंट लूप समझे बीच में जो है वो एक मैनेजर है जो कि चेक करेगा कि कॉलबैक क्यू में और कॉल स्टैक में मुझे क्या भेजना है। जब कॉल स्टैक की चीजें क्लियर हो जाएंगी फिर वो कॉलबैक क्यू वाली चीजों को भेजना शुरू करेगा। इवेंट लूप पहले ये होता है कि पहले जो है वो कॉल स्टैक चलता है। कॉल स्टैक में वो चीजें जाती है जो सिंक्रोनस होती है, जिनके चलने में कोई डिले नहीं आता। जैसे console.log, आप कोई वेरिएबल बना दे 2+2, उसको चलने में कोई डिले नहीं आएगा, वो सीधा सीधा कॉल स्टैक में जाएगा। और ये जो टास्क है आपका, जैसे लाइन नंबर 2 पे, ये कॉल बैक क्यू में जाएगा। सही है। 10 फंक्शन है तो 10 फंक्शन जो है वो कॉल बैक क्यू में लगेंगे। नहीं, पहले लाइन कॉल स्टैक पहले पूरा खाली होगा, फिर एक एक करके कॉल बैक क्यू की चीजें जाएंगी और इनको भेजेगा कौन? इवेंट लूप। सही है। चलिए सर, अब इस कोड को कंप्लीट कर। अच्छा, ये जो इनका सवाल था इस पे डाटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी जगह जा रहे हैं तो उसका बैकएंड एक पूरी टीम होती है जो उसके ऊपर काम करती है, एपीआई जो बना के हमें दे रही होती है। अब डाटा जितना बड़ा होगा वो उतना ही स्लो आएगा। .json के अंदर फाइल अच्छा जी, कन्वर्ट होगा ना। अब यहाँ पे कदीर भाई ने एक लाइन लिखी, रिस्पॉन्स एक वेरिएबल बनाया, उसमें लिखा अवेट url.json। सर जल्दी से एक्सप्लेन करें 2 लाइनों में कि ये url.json क्या चीज है, क्यों लिखा है आपने? अच्छा, सबसे पहले जो मैंने ये कॉन्स्ट URL अवेट बनाया है, इसके अंदर मैंने एक तरीके से ये जो API है ये मैंने इसके अंदर स्टोर कर दी। इसकी एक लोकल स्टोरेज है उसके अंदर, यानी आपने समझे मैंने URL के अंदर पूरी ये लिंक और अवेट भी इसके अंदर स्टोर कर दिया। देन मैंने कॉन्स्ट रिस्पॉन्स बनाया इसका। रिस्पॉन्स के अंदर मैंने दोबारा वेट लिखा कि इसको दोबारा वेट करवाने के लिए, और दूसरा मैंने URL लिख दिया, यानी जो मैंने ऊपर स्टोर किया है सब कुछ वो मैंने URL नीचे हमारे पास जो भी हमारे पास डाटा आता है वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में आता है, यानी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमारे पास डाटा आ रहा हो, तो इसलिए हम URL में JSON लगाना हमारे लिए लाजमी होता है।
चाहे आप किसी भी उसमें करें, जब जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट पे काम करेंगे तो जेसन लगाना हमारे लिए लाजमी है। ठीक है, तो अभी कदीर भाई ने कहा कि यूआरएल का एपीआई का जो रिस्पॉन्स आता है वो एक जेसन की फॉर्मेट में आता है। आप लोग अग्री करते हैं इस बात से? जबरदस्त। तो यूआरएल आप जब भी एपीआई कॉल करते हैं, एपीआई एक जेसन फॉर्मेट में आपको डाटा रिटर्न करता है। और सर अगर आपने सही कोड लिखा है, मिस मरियम ने अगर सही कोड लिखा है, कोड यहीं तक था जी, और कुछ बाकी नहीं है, नहीं। तो सर अब इसको रिजल्ट के वेरिएबल को कंसोल डॉट लॉग कराएं। अगर आप दोनों ने कोड सही लिखा है तो होपफुली कंसोल में जो है वो एपीआई का रिस्पॉन्स आना चाहिए। यहां पे नहीं करा है, इसको एक बाहर ओपन कर दें। अच्छा चल ही रहा है ये, ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, चलिए सर अब इसको कंसोल करें और यहाँ पे इसका रिजल्ट देते हैं। कंसोल तो आपने करा लिया, टर्मिनल पे जाए। ये जी जी ये टर्मिनल में रिजल्ट नहीं आया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लीफ में यस एग्जैक्टली, क्या नाम है आपका? अफान। अफान भाई ये कह रहे हैं कि आपको जिस यूआरएल, जिस राउट पे आपने page.tsx पे, जिस राउट पे आपने अपनी एपीआई बनाई है, अगर रिजल्ट नहीं, वैसे तो रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अगर बाय चांस रिजल्ट नहीं आ रहा तो कुछ ना करें, परेशान ना हो, ब्राउजर पे जाएं और लिखें लोकल होस्ट 3000 जी, इस पर बल्कि यहाँ चल ही रहा है, ये पहला टैब खोल लें और इसको आके रिफ्रेश कर दें या एंटर कर दें, यूआरएल पे आया एंटर कर दें। तो अगर सर आपने सही बात कही है तो देखते हैं कौन टर्मिनल में क्या रिजल्ट है। तो देखें टर्मिनल में मेरे पास ये डाटा आ गया, ये सारा का सारा डाटा जो अभी हमने एपीआई, एक जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई है, वहां से मुझे ये सारा डाटा मिल रहा है। तो हमने लास्ट क्लास में भी यही किया था कि हमने बुक्स एपीआई को जो है वो फेच करा था और इसी तरह उसका हमने डाटा गैदर किया था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलें जी सेकंड लाइन में ब्रेक लगाना जरूरी है। जी, क्योंकि जेसन में कन्वर्जन भी एक एसिंक्रोनस है। I don't expect it. ये भी ऐसा बात पूछ सकता है यार, वेट लगाना जरूरी है। सिंगल में तो नंबर किया है क्या? कोड नॉट फाउंड यार। कैसे होगा? मैं आप लोग जिन स्टूडेंट्स के मुझे लास्ट क्लास में मैसेज आए थे कि उन्हें जो है वो स्टूडेंट लीडर बनने में इंटरेस्ट है, वो पीछे वहाँ कॉर्नर पे समी भाई और नईम भाई उनका वेट कर रहे हैं, वहाँ चले जाए, जो 3-4 स्टूडेंट से मैसेज किया था। और सेम कुछ लड़कियों ने भी मैसेज किया था, वो मिस निदा के पास जो है वो जाके इंटरव्यू दे दें अपना। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे आ गए, हमने जेसन प्लेस फेच कर लिया। क्या किया? अभी देखा आपने, चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मेरे पास क्या है यहाँ पे, गेट अ सिंगल बुक, सॉरी पहले तो मुझे ये फेच करना पड़ेगा ना, ये रहा वो यूआरएल, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट किया, यहाँ लिखा स्लैश बुक्स, ठीक है, स्लैश बुक्स लिखा और यहाँ पे मैंने इसको जावास्क्रिप्ट का एक टैग लगाया और यहाँ पे देखते हैं कि बुक्स एपीआई का डाटा आ रहा है। तो देखें मेरे पास ये जो डाटा आ रहा है ये बुक्स एपीआई से आ रहा है, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। सही है। अब ये डाटा, मुझे एक बात बताएं, किस फॉर्म में आ रहा है? जेसन में आ रहा है, बहुत अच्छे। इसकी टाइप क्या है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जबरदस्त। अब मेरे पास एरे है और मेरे पास एरे में जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। एरे के अंदर अगर मुझे ऑब्जेक्ट्स को फेच करना है तो भाई मेरे पास जावास्क्रिप्ट एक बिल्ट इन मेथड होता है, वो कौन सा होता है? लास्ट क्लास में हमने लिखा भी था, कौन सा होता है भाई? मैप। तो मैं यहां लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट मैप, क्योंकि ये एक फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट लगाए। ये मैप का फंक्शन एक अदद अपने पास जो है वो कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है और यहां पे मैंने एक पेरेंट एलिमेंट लगा दिया।
अब मैं क्या करूंगा, ये इस कॉलबैक फंक्शन में एक पैरामीटर डिफाइन करूंगा। आसान लफ्जों में मैं इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल को एक निक नेम असाइन करूंगा और यहां पे मैंने लिख लिया बुक नेम सेंसिबल हो। अभी मुझे टाइपस्क्रिप्ट का एरर देना, यहां मैंने फिलहाल नहीं लिख लिया। अब यहां डिफ के अंदर में आया और मैंने लिखा बुक डॉट, ये डॉट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट की कभी भी किसी भी की को आपको गेट करना हो, फेच करना हो तो आप डॉट के साथ करते हैं। अभी मुझे क्या चाहिए, बुक डॉट नेम, तो मैंने यहां पे बुक डॉट नेम लिख दिया, सिंपल। एरर क्यों आ रहा है भाई, नहीं रिटर्न का नहीं आ रहा। एक और चीज होती है, जब आप मैप का फंक्शन लिखते हैं ना तो फर्स्ट पैरामीटर होता है आपका निकनेम या जो भी आपको नाम रखना हो रिस्पॉन्स के वेरिएबल का, तो आपने निकनेम लिख दिया। दूसरा एक अदद आपको और ऑप्शनल पैरामीटर लगाना होता है जो होता है इंडेक्स का, और इसकी टाइप हमेशा नंबर होती है। अब ये इंडेक्स क्या होता है ये, और यहां पे ये क्या करेगा, मैं अपने पेरेंट एलिमेंट में आऊंगा और एक एट्रीब्यूट डिफाइन करूंगा की, और इस की में आके लिख दूंगा मैं इंडेक्स। मेरे पास एरर चला गया। अब ये की क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूं। हर एक ताले की चाबी होती है कि नहीं होती है, होती है। मुझे एक बात बताएं, वो ताले की जो चाबी होती है वो चाबी यूनिक होती है या हर ताले पे चल जाएगी, यूनिक होती है, यूनिक होती है, एग्जैक्टली। तो यहां पे की का मतलब चाबी है और इस चाबी का मतलब यह है कि भाई ये जो डिव है ना ये एक यूनिक डिव है। अब ये क्यों एक यूनिक डिव है, इस चाबी की क्या जरूरत है, वो ये है कि भाई जब भी आप मैप का फंक्शन लिखते हैं ना, मैप का, तो वो डिमांड करते हैं कि भाई मुझे कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन दो कि जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये जो एलिमेंट मैं प्रिंट कर रहा हूं ना ये यूनिक है। अब ये रिएक्ट जेएस से रिलेटेड एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, इसको गौर से सुने। ये मैप का फंक्शन आप जब भी लिखते हैं ना रिएक्ट जेएस के अंदर या नेक्स्ट जेएस के अंदर, तो वो आपको ये कहता है कि भाई मुझे एक इंडिकेशन दो जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि जब भी मैं प्रिंट करूंगा ना किसी भी चीज को यूआई पर, जब भी मैं किसी भी चीज को यूआई पे प्रिंट करूंगा ना तो मेरी मेमोरी के लिए, हर चीज की एक मेमोरी होती है भाई, रिएक्ट जेएस भी तो एक वो है ना फ्रेमवर्क है, अपने अंदर वो चीजें स्टोर कर रहा है, स्टोरेज के लिए तो मेमोरी लगती है। तो रिएक्ट जेएस आपको ये डिमांड करता है कि भाई अगर मैप फंक्शन चला रहे हो तो मुझे यूनिक आइडेंटिफायर दो उसका, तो इसलिए हमने यहाँ इसको यूनिक आइडेंटिफायर दे दिया। और अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं इसको क्लास नेम कर दूं टेक्स्ट डैश 6 तो मेरे पास होपफुली यहाँ पे बुक्स के नाम आ जाने चाहिए। तो देखिए मेरे पास बुक्स के नाम जो है वो यहाँ पे आ गए। इसमें कुछ नया नहीं था, ये सब हम लास्ट क्लास में कर चुके। जो नया था वो एक की का प्रॉप था, की का एट्रीब्यूट था, और ये की का एट्रीब्यूट हमेशा आप पेरेंट एलिमेंट में लगाएंगे, इस बात को बस जहन में रखिएगा। अच्छा, अब बारी आती है कि भाई बुक्स का यहाँ पे डाटा तो आ गया, समझिए कि ये वो प्रोडक्ट के कार्ड है जो आपने हैकाथॉन में बनाए। यहाँ इतने सारे बुक्स आने, भाई आप बुक्स भी तो बेच ही सकते हैं ना अपनी वेबसाइट में, तो यहाँ पे ये बुक्स आ रही हैं। अब मैं चाहता यह हूं कि जैसे मैं किसी भी बुक पे क्लिक करूं तो मैं उसके डिटेल्स पेज पे चला जाऊं। यहाँ भी तो देखो ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का कॉन्सेप्ट दिमाग खोल के सुनो, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, फिर दोबारा मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। भाई अभी यहाँ 6 बुक्स हैं, कल को ये 16 भी हो सकती है, 26 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इन सबके स्टैटिक राउट बनाऊं, स्टैटिक मतलब एक एक करके सबका नाम रखूं और उसको वहां पे राउट करूं, एक एक करके सबका नाम रखूं। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि कितनी बुक्स होंगी, हो सकता है ये 6, कल को 3 हो जाए, कल को 1 हो जाए, कल को 300 हो जाए। तो ये एक तरीका थोड़ा गड़बड़ है। अब एडवांस में तो मुझे नहीं पता क्या होगा यहाँ में, तो इसका एक तरीका ये कि मैं एक डायनेमिक राउट क्रिएट करूं। डायनेमिक का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि मुझे वक्त से पहले, बिफोर द टाइम, वक्त से पहले राउट नहीं पता, और डाटा भी डायनेमिक है। बट एपीआई का डाटा तो हमेशा डायनेमिक होता है, कभी भी कुछ भी ऐड हो सकता है, कभी कुछ भी डिलीट भी हो सकता है। तो इस तरह जैसे आप लोग फेसबुक के एप्लीकेशन यूज करते हैं, फेसबुक के बिलियंस में यूजर हैं, मिलियंस में नहीं,
बिलियंस में यूजर हैं। तो फेसबुक वालों ने भी यही काम किया होगा, या तो उन्होंने बिलियंस राउट बनाए होंगे, बिलियंस राउट इतने वेले उन्होंने बनाए होंगे, और ये रोजाना ऊपर नीचे होते होंगे, कोई क्रिएट कर रहा है, कोई डीएक्टिवेट कर रहा है। तो बिलियंस राउट बना दे, या तो वो स्टैटिक या एक डायनेमिक राउट बना दे, और एक डायनेमिक राउट बनाने से वो दुनिया के लाखों करोड़ों अरबों यूजर्स को जो है वो सर्व करे सिर्फ एक राउट बनाने से। तो हम भी यहाँ यही करेंगे, जाहिर सी बात है, जब फेसबुक ये कर रहा है और दुनिया में ऐसी फैसिलिटी एग्जिस्ट भी करती है तो हम भी वही करेंगे। तो डायनेमिक राउट क्रिएट करने के लिए मैं अपने साइड बार में आऊंगा, आ गया साइड बार में। ऐप के फोल्डर के अंदर मैं एक अदद फोल्डर बनाऊंगा जो कि होगा डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब या तो डाटा डायनेमिक हो या वक्त से पहले तादाद नहीं बताऊं। अब मुझे बात बता, डायनेमिक राउट के लिए क्या करूं? स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया मैंने, और इसके बीच में मैं अपने राउट का नाम लिखूंगा। आप राउट का नाम लिखते ही है ना, आप राउट का नाम लिखते ही है ना, तो डायनेमिक राउट के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और यहां पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल आईडी। नाम कुछ भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो तो सेंस बनेगा। और इस राउट के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा page.tsx। F2 करके भी हो जाता है, ऐसे ही करते ना क्या रीनेम। ऐसे भी बना सकते हैं ना। ठीक है, यहां मैंने अपना काम पूरा कर दिया, और यहां लिख दिया कॉन्स्ट डायनेमिक बुक। नाम कुछ भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव नाम हो बेहतर है। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया मैंने, और यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया ठीक हो गया। अब मैं चाहता ये हूं कि किसी भी बुक के ऊपर क्लिक करूं तो मैं नेविगेट हो जाऊं उस बुक की आईडी के ऊपर। क्या हो जाऊं? नेविगेट हो जाऊं। तो मुझे एक बात बताए, नेविगेशन के लिए नेक्स्ट.जेएस में कौन सा कंपोनेंट अवेलेबल है? लिंक कंपोनेंट अवेलेबल है। तो मैं जब भी किसी लिंक कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा मैं उस राउट पे चला जाऊंगा। तो मैंने यहां पे एक page.tsx में आके मैंने क्या, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम next/link। सिंपली मैंने इंपोर्ट किया, और यहां पे आके बहुत रश लग गया है। यहां पे आके मैंने क्या किया, अपने H1 को, जाहिर सी बात है बुक के नाम पे क्लिक हो, बुक का नाम मेरे H1 में आ रहा है, तो मैंने यहां पे इसको लिख दिया इस तरह से। अब गौर से सुने कि मैं क्या करूंगा। लिंक कंपोनेंट में मैं पहले क्या करता था, सपोज करें अगर मुझे अबाउट के पेज पे जाना है तो मैं लिखता था /about/contact। अभी मुझे ये चाहिए कि भाई मैं जैसे किसी बुक पे क्लिक करूं तो ये जो मेरा URL है यहाँ पे localhost 3000/book की आईडी आ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है भाई, उसके लिए मैं ये करूंगा कि यहाँ पे लिखूंगा ये निकनेम जो मेरा API से आ रहा है, मैं लिखूंगा /book.id। सही है, मैंने लिखा /book.id। ये book.name से जैसे बुक का नाम आ रहा है ना, वैसे book.id से मेरे पास यहां पे बुक की आईडी आने लगेगी। सिंपल book.id, ये सारा डाटा API में आ रहा है, आप जो है वो वैलिडेट कर लें। जैसे book.name से बुक का नाम आ गया, ऑफ कोर्स book.id से बुक की आईडी आ जाएगी। यहाँ पे मैं आया, देखें मेरे पास ये 1 2 3 4 आ रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, सही है। अब मुझे एक बात बताए, जब मैं बुक पे क्लिक करूंगा मैं चला जाऊंगा वहां पे? यस सर। एग्जैक्टली, किसने कहा? जबरदस्त। टेम्पलेट लिटरल्स मुझे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स लगाए, और मैंने लगता है कोई कर दी गड़बड़, स्लैश मुझे यहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, देख लेते, एरर आएगा तो एरर आ जाएगा ना। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, गलत लिखा है तो एरर आएगा, सही लिखा है तो नेविगेट हो जाऊंगा। अब मैं क्या करता हूं, बुक्स पे जैसे क्लिक करूंगा तो मैं इसके डायनेमिक राउट पे पहुंच जाऊंगा। देखते, इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैं एक अदर एरर पे आ गया। किसने कहा था स्लैश नहीं आएगा?
हैंड रेस करें, आपने ही कहा था, क्या बात है, जबरदस्त। स्लैश नहीं आएगा ऐसे ही जाने को, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, मैं यहां आ गया। मैंने जैसे ही किसी भी बुक पे क्लिक किया तो मैं दोबारा एक एरर पे आ गया। ये क्या हो रहा है? सर आईडी में कुछ लिखा है? सोचे सोचे, सर राउट में कुछ लिखा है आपने? क्या डायनेमिक राउट ये रहा? सर यहां मैं लिख भी देता हूं, चलो डायनेमिक बुक। क्या नहीं किया? एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डायनेमिक बुक। जबरदस्त। सर क्या नाम है आपका? साकिब, जबरदस्त साकिब भाई। मैंने यहां लिख दिया डायनेमिक बुक। देखते हैं अब क्या सीन है। मैं यहां पे आया, कहां पे आया? अपने page.ts। जैसे ही किसी बुक पे मैंने क्लिक किया तो अब देखें मैं जो हूं वो अपने डायनेमिक राउट पे फॉल कर गया। जबरदस्त। और मेरा यूआरएल भी यहां से चेंज हो गया। बहुत छोटा सा दिख रहा है, लोकल 3000/3। ठीक है, ये तो हमने लास्ट क्लास में किया था। जिस भी बुक पे मैं क्लिक कर रहा हूं मेरी आईडी जो है वो यूआरएल में वही जाके बैठ रही है। मैंने 2 पे क्लिक किया, देखिए मेरा कर्सर 2 पे, मैंने 2 पे क्लिक किया तो मेरा यूआरएल 2 पे हो गया। यानी डायनेमिक राउट मैंने क्रिएट किया, उससे डाटा भी अब जा रहा है। अब एक चीज गौर से सुनो, नेक्स्ट जीएस का कॉन्सेप्ट। जब भी आप जो है वो डाटा फैच करते हैं डायनेमिक राउट के लिए, डायनेमिक राउट के लिए जब भी डाटा फैच होता है ना तो आपके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप यूआरएल से वैल्यू को गेट करें। आई रिपीट, डायनेमिक राउट में जब भी आप चीज को फैच करेंगे यूआरएल से वैल्यू को गेट करेंगे। किस तरह गेट करेंगे? मैं अपने डायनेमिक राउट में आया और जैसे हमने प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट कुछ क्लासेस पहले पढ़ा था, यहां भी वही अप्लाई होगा। मैंने लिखा प्रॉप्स का कीवर्ड कॉलन एनी और यहां console.log कर दिया मैंने, बल्कि console की करने की जरूरत नहीं है, ये क्लास हम लास्ट, ये चीज हम लास्ट में कर चुके हैं। और यहां मैं सीधा सीधा लिखूंगा अपनी आईडी जो कि होगी props.params.id। ये आईडी क्यों बताया आप लोगों ने? आप एबीसीडी भी बोल सकते थे, आप बुक नेम भी बोल सकते थे, ये आपने आईडी क्यों बोला? वो इसलिए बोला आपने क्योंकि यहाँ जो डायनेमिक राउट है ना भाई, ये आईडी के नाम है। अगर मैं यहाँ डायनेमिक राउट एबीसीडी के नाम का बनाऊंगा तो भाई मुझे यहाँ props.params.abcd लिखना पड़ेगा। सही है? तो जो डायनेमिक राउट की यहाँ वैल्यू होगी, जो नेम होगा वो ही पैराम्स की मेरे पास की होगी। ठीक है, होपफुली अब मेरे पास डाटा आ गया होगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है। मैंने यहाँ पे इसको दिया क्लास नेम PL-5 text-5 excel। ठीक है, तो देखिए मेरे पास डाटा आ गया। मैं दोबारा पीछे गया, page.tsx पे आया, मैं 4 पे क्लिक करता हूं, मेरे पास यहाँ 4 आ रहा है। मैं यहाँ पे 6 पे क्लिक करता हूं, मेरे पास 6 आ रहा है। जबरदस्त। लेकिन अब सिर्फ आईडी तो गेट करनी नहीं होती, ये चीज तो हम लास्ट क्लास में भी की थी, हमने आज दोबारा कर ली। ये हमें सिर्फ आईडी तो गेट करनी नहीं होती, हमें बुक का नाम और डिस्क्रिप्शन वगैरह भी, जो भी प्रोडक्ट एपीआई में हमें मिलेगा वो हम उसको गेट करेंगे। अब यहाँ पे मैं डाटा कैसे गेट करूं? वो इस तरह गेट करूंगा कि मेरे पास एक और एपीआई अवेलेबल है बुक्स एपीआई में। मुझे सिंगल बुक का डाटा गेट करना, तो देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग भी लिखी हुई है, गेट अ सिंगल बुक। अब सिंगल बुक तो ऐसे ही आएगी जैसे मैं आईडी पे क्लिक करूंगा तो डायनेमिकली आएगी। मेरी इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी यही है। तो यहां पे लिखा हुआ है /books URL। ये /books वही चीज है जो अभी मैंने page.tsx में यहां पे लिखी हुई है। मैंने जैसे वो प्रोडक्ट डिटेल बनाई थी, ये /books के पेज में वो ये चीज मैं यहां पे कर चुका हूं। /books करो और उसके बाद बुक्स की आईडी भी दो। ये यूआरएल का एपीआई का एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट मतलब एक राउट बना हुआ है। ये आपको वोकैबुलरी पता होना जरूरी है। कहा ये गया है कि भाई बुक्स हो और बुक्स के बाद आईडी दोगे ना तो आपको एक अबाउट अ बुक, एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एक सिंगल बुक के बारे में।
तो सेम एपीआई का काम हमें डायनेमिक राउट में भी करना पड़ेगा। वो किस तरह हम करेंगे अभी देख लेते हैं। इस चीज को मैं कॉपी करता हूं क्योंकि आधी से ज्यादा चीज तो मेरे पास हुई भी है। इसको मैंने यूआरएल, रिस्पॉन्स और जेसन कॉपी किया और यहां पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये अवेट का एरर इसलिए आ रही थी, एसिंक नहीं लगा, और यहां पे मैंने जो है वो इसको बाइंड कर दिया, मतलब बाइंड नहीं किया, सॉरी, राउंड ब्रैकेट लगा दिया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डायनेमिक राउट को देखें, यहाँ डॉट आई कॉलन आईडी दिख रहा है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट आईडी। अब ये मुझे जो कह रहा था ना कि भाई आईडी लगा दो, तो आईडी मुझे कैसे मिल रही है, props.params.id से। आपने यहाँ यूआई पे देखा ना, यही रिजल्ट था। मैंने जैसे ही props.params.id लिखा तो मुझे 1 मिल गया। तो ये यहाँ पे एपीआई के एंड पॉइंट में भी यही कह रहा है कि भाई बुक्स के बाद एक आईडी लगा दो। इसने इस तरह आईडी लगाई है, मतलब ये मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई यहाँ एक डायनेमिक राउट होगा। तो मैंने इसको किया कॉपी, बल्कि इसको क्यों करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, props.params.id, यहां पे लिखूंगा स्लैश, और यहां पे मैंने इस तरह लिख दिया props.params.id। सही लिखा है, सही लिखा है। टेम्पलेट लिटरल्स में आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो एपीआई है, एपीआई का एंड पॉइंट है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, और ये चीज क्या है, मेरी जावास्क्रिप्ट है, यानी नेक्स्ट जेएस से आ रही है। तो जाहिर सी बात है जब दो चीज आपस में यूज होंगी तो टेम्पलेट लिटरल्स आएंगे। मैंने यहां पे जो है वो इसको इस तरह कर दिया। अब मेरा यूआरएल पता है बिहाइंड द सीन्स क्या बनेगा, मैंने इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको कमेंट आउट कर देता। बिहाइंड द सीन्स मैंने लिखा बुक्स स्लैश, यहां पे जो भी यूआरएल में जो भी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी जो मैंने चीज 5 मिनट पहले गई थी, जब भी डायनेमिक डेटा चाहिए यूआरएल से डेटा गेट करना पड़ेगा, यूआरएल से डेटा गेट करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा बुक्स स्लैश 1। तो अगर यूआरएल में 1 होगा तो इस props.params.id की हेल्प से मेरे पास जो है वो यहाँ 1 आ जाएगा। अगर यूआरएल में 4 होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, 7 होगा 7, कोई भी वैल्यू दुनिया की यहाँ पे इतनी बड़ी भी होगी तो वो वहां पर सिर्फ इतना सा कोड लिखने से आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको कंसोल कराता हूं और यहाँ पे एक लेबल लगा लेता हूं ताकि कंसोल में मुझे पता चले। मैंने लिखा सिंगल बुक रिस्पॉन्स, इसको मैं कॉपी करता हूं, चलाता हूं, यहां पे मैं आया अपने page.ts6 में, इसको मैंने रिफ्रेश किया, मैंने 2 पे क्लिक किया, ज़हन में रखिए मैंने 2 पे क्लिक किया, जैसे 2 पे क्लिक किया यूआरएल में वैल्यू 2 आ गई, और यहां भी 2 आ रही है ऑफ कोर्स, क्योंकि props.params.id किया हुआ है मैंने। मैं कंसोल में आके अपना आउटपुट चेक करता हूं, ठीक है, देखें यहां पे सिंगल बुक रिस्पॉन्स, ये लेबल दिख रहा है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए लगाया। ये तो नहीं सी सबको बुलाना होगा तो क्या कहूंगा, सारे स्टूडेंट्स आ जाए, लेकिन आप में से किसी सिंगल को बुलाना होगा तो मैं उसकी आईडी से या उसके नाम से उसको बुलाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल एपीआई मेरी आईडी पे काम कर रही है, तो मैंने यहाँ आईडी लिखा। अब क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट है और मुझे इसका नाम लिखना है और ऑथर लिखना है, तो मुझे पता है मैं क्या करूंगा, जो वेरिएबल है यहाँ पे मैं डॉट नेम लिख दूंगा बस, क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट है, कोई एरे वेरे तो है नहीं कि मैप की जरूरत पड़े। एक सेकेंड, मैं यहाँ पहले चीज लिख दूं अपनी, मैंने यहाँ पे आके लिखा जो मेरे यहाँ वेरिएबल का नाम है रिस्पॉन्स, मैंने यहाँ लिखा रिस्पॉन्स डॉट नेम, जो तो क्या हो जाएगा, नेम आ जाएगा, और मैं ऑथर भी लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट ऑथर भी लिख दिया। ये सारा डाटा जो कीज है मेरी सब की सब जो है वो एपीआई से आ रही है। अब मैं आता हूँ, होपफुली अगर कोड सही लिखा है तो देखें डाटा आ गया। मैं दोबारा पीछे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब ये वही है, इसको सपोज करें आपका हैकाथॉन में जो आपने प्रोडक्ट कार्ड बनाया वो है। मैं क्लिक करता हूँ जस्ट आई एम पे। अब होता क्या है कि जब भी मैं जस्ट आई एम पे क्लिक करूं तो
मैं एक डायनेमिक राउट पे जाऊं जहां पे मुझे उसकी डिटेल्स मिल जाए। मैंने जस्ट IIM के टाइटल पे क्लिक किया, देखिए मेरा कर्सर यही है, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो डायनेमिक राउट भी मुझे जस्ट IIM का मिल रहा है और जो इसका ऑथर है वो मुझे मिल रहा है। सही है। दोबारा बैक आता हूं, किसी और पे क्लिक करता हूं, अनटाइम्ड पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैं अनटाइम्ड पे आया तो देखिए मुझे अनटाइम्ड का जो बुक का नाम है वो मिल रहा है और इसका ऑथर मिल रहा है। तो इस तरह से आप डायनेमिक डाटा को फेच करते हैं। ये जो अभी हमने किया ये जल्दी से, हमने सब लास्ट क्लास में किया, अभी जो हमने नया किया वो सिर्फ ये किया। जल्दी से अपने बराबर वाले को समझ